प्यारे बच्चों, जैक द्वारा क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स विषय का एक ही मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। हम लोग उसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं, इसीलिए बाजार गेस्ट पेपर के आधार पर मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। ये वीडियो 3 पार्ट में था, जिसमें हम लोग पहले पार्ट में अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लिए थे। सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखे थे और इस थर्ड पार्ट के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और आज हम लोग ऑनलाइन टेस्ट का एक आयोजन किए थे, उसी का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते। मतलब भूमि के अंतर्गत कौन सा नहीं हो सकता है। तो नदी क्या है, भूमि में ही है। जंगल भी भूमि में है। खदान भी भूमि में ही। ये मशीन क्या है, मानव निर्मित है, ये भूमि में नहीं है। इसलिए इसका चौथा जो ऑप्शन है वो सही है। दूसरा क्वेश्चन है, राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है। तो देखिए, बजट घाटा मतलब आमदनी आपका कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो वहाँ घाटा होगा। तो आप उस आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं या सरकार कैसे बढ़ाता है, तो कर राजस्व में वृद्धि द्वारा, मतलब टैक्स लगाकर, सरकारी व्यय में कटौती करके, मतलब जो सरकारी व्यय है, खर्च है, उसको कम करके, और सरकार द्वारा अपव्यय को रोक कर, मतलब फालतू खर्चा को रोक कर। इन तीनों तरीका से होगा, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन जो है इनमें सभी सही है। तीसरा है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है केवल। तो सकल घरेलू उत्पाद में केवल उपभोग वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। फिर है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग। अब यहाँ स्थानापन्न वस्तु क्या हो गया, तो स्थानापन्न वस्तु हो गया चाय और कॉफ़ी। कॉफ़ी है 10 रुपये और चाय है 5 रुपये। अब चाय का दाम बढ़ाकर कर देगा 12 रुपया, तो आदमी क्या करेगा, चाय छोड़ देगा और कॉफ़ी पीने लगेगा। तो यहाँ कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में बढ़ेगी तो उसके स्थापन, मतलब चाय की कीमत अगर बढ़ गया तो कॉफ़ी का मांग क्या होगा, तो कॉफ़ी का मांग तो बढ़ जाएगा, कहे कि आदमी चाय छोड़ के फिर कॉफ़ी पीने लगेगा, तो यहाँ बढ़ जाएगी। उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा क्या होता है, तो एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करती। इष्टतम बिंदु क्या होता है, तो ये है आपका बजट रेखा और ये है उदासीन वक्र। तो उदासीन वक्र जहाँ उदासीन बजट रेखा को स्पर्श करती है वो उपभोक्ता संतुलन बिंदु कहलाता है, संतुलन बिंदु है ये। जबकि यहाँ अक्ष पर क्या होता है, अक्ष पर स्पर्श नहीं करता, इसके मध्य बिंदु पर ही स्पर्श करता है उदासीन वक्र। तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करती उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा। फिर है, निवल निवेश की परिभाषा दे। निवल निवेश मतलब शुद्ध निवेश किसको कहते हैं, तो पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि को ही निवल निवेश कहते हैं। फिर है, यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर समान अनुपात में शिफ्ट करती है तो। अब यहाँ मांग और पूर्ति बना देते, ये है आपका मांग, ये है पूर्ति। संतुलन मान ली कहाँ होगा, मूल्य पी ओ पी और मात्रा ओ क्यू। अब समान मात्रा में कहाँ बोलता है, दाईं ओर शिफ्ट का, तो दायां इधर और ये होगी इसका दायां इधर। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि मूल्य भी बढ़ रहा है और मात्रा भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है आपका कि वस्तु का मूल्य एवं क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी, ये सही है। फिर है, यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपने बचत की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुल बचत में क्या होगी, तो कुल बचत में वृद्धि होगी। बचत बढ़ेगा अर्थव्यवस्था तो बचत में वृद्धि होगी। एक आयताकार अति परवलय लागत वक्र है, तो वो क्या है, तो औसत स्थिर लागत वक्र है। औसत स्थिर लागत किस तरह का होता है, ये है आपका औसत लागत, यू आकार का होता है। ये होता है आपका औसत स्थिर लागत, तो ये क्या होता है, आयताकार अति परवलय वक्र होता है। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो सही है। किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। उत्पादन दाईं ओर जब भी कोई वक्र खिसकेगा तो जानना है कि उसमें वृद्धि हो रहा है, और बाईं ओर खिसकेगा तो उसमें कमी हो रहा है। तो यहाँ बोला उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर कौन कौन कारण से खिसक जाता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, पहला का क्या कह रहा है, पहला कहता है
संसाधनों की वृद्धि से, मतलब अगर संसाधन आपके पास बढ़ जाए तो उत्पादन जरूर बढ़ेगा। फिर दूसरा कहता है उपभोक्ता की वृद्धि से, तो उपभोक्ता की वृद्धि से इसमें कोई मतलब नहीं उपभोक्ता से, काहे कि हमको उत्पादन को ध्यान में रखना है, उपभोक्ता से नहीं, हमको उत्पादन में वृद्धि करना है। फिर है तकनीक में सुधार, तो तकनीक में सुधार से भी बढ़ता है, इसीलिए इसका चौथा जो ऑप्शन है केवल 1 और 3 ये सही है। एक संतुलित बजट किसे कहते हैं? तो संतुलित बजट मतलब होता है आय और व्यय दोनों जहां बराबर हो जाए, तो वही है जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो। फिर है किसी फर्म का मूल्य वर्धित होना है, तो क्या कहलाएगा वो? तो वो कहलाएगा उत्पादन का मूल्य प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। कहने मतलब मध्यवर्ती वस्तु क्या कहलाता है कि मान लीजिए गेहूं है, गेहूं के बाद आटा, आटा के बाद रोटी, और रोटी बना के हम लोग उसको खा जाते हैं, तो जो बीच में आपका गेहूं है वो आपका मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। दूसरा उत्पादन के किसी चरण में कारकों का निवल योगदान, तो ये दोनों सही है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। फिर है कोई पूर्ति वक्र कब दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी? तो दाहिनी ओर मतलब जब दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी इसका मतलब उसमें वृद्धि हो रहा है, और वृद्धि का मतलब है कि प्रौद्योगिकी प्रगति हो और आगतों की कीमतों में कमी हो, इससे भी होगा, और प्रति इकाई कर लगाया जाए। केवल 1 और 2, तो यहाँ पर दोनों सही होगा, चौथा ऑप्शन आपका सही है। ये चौथा ऑप्शन मतलब ये भी सही, ये भी सही, इसलिए ये सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन केवल 1 और 2। फिर है निवल अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित किया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लाभ अधिकतीकरण की शर्त है, क्या है? तो लाभ अधिकती मतलब फर्म का संतुलन कहाँ होता है? तो इसका पहला शर्त है MR बराबर MC होना चाहिए, और दूसरा शर्त है कि MC की रेखा MR रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। तो यहाँ जो पहला शर्त बता रहा है MR बराबर MC, तो MR हो गया सीमांत आय और MC हो गया सीमांत लागत, ये दोनों बराबर को बता रहा है, तो संतुलन या अधिकतीकरण का शर्त क्या हो गया? पहला। फिर है अंतिम ऋणदाता किसे कहते हैं? अब कोई भी व्यापारी है वह व्यावसायिक बैंक से ऋण मांगता है। व्यावसायिक बैंक मतलब हो गया जो आपको अपने आसपास बैंक दिखता है सब व्यावसायिक बैंक है। अब व्यावसायिक बैंक को भी अगर पैसा की जरूरत पड़ेगा तो किससे पैसा मांगेगा? तो RBI से मांगेगा, इसीलिए अंतिम ऋणदाता कौन होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब चौथा ऑप्शन सही है। फिर है अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है? तो साख का सृजन हमेशा मांग जमाओं के आधार पर होती है, तो वो व्यावसायिक बैंक ही करती है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट क्या होगा? बड़ा हो जाता है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा है, तो उच्च शक्तिशाली मुद्रा किसको कहते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे M1, M2, M3 और M4, ये सभी शक्तिशाली सांकेतिक मुद्रा है। तो इसीलिए M1 में ही क्या होता है? लोगों के पास जमा प्लस डाकघर में मांग जमा जो जमा होती है उसी को हम लोग M1 कहते हैं, जिसमें पहला जो ऑप्शन है करेंसी प्लस रिजर्व, ये सही है। समीकरण M पर पावर D बराबर R पर पावर PY यह बतलाता है कि मुद्रा की मांग क्या होगी? तो धनात्मक रूप से आय पर निर्भर करती है और धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है। ये पहला और तीसरा सही है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो गया। कुल उत्पादन X1 इकाई पर माइनस कुल उत्पादन X1 - 1 इकाई की परिभाषा है, तो क्या परिभाषा है इसका? कुल उत्पाद की। एक आयताकार अति परवलय मांग वक्र के लिए मांग की लोच हर बिंदु पर क्या होती है? तो E बराबर 1 होती है। E बराबर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। फिर है यदि पूरक वस्तु की मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग क्या होगी? पूरक वस्तु मतलब है गाड़ी और पेट्रोल, ये पूरक वस्तु हुआ। अब मान लीजिए पेट्रोल का दाम बहुत कम होने लगा तो कार का मांग क्या होगा? बढ़ेगी, तो यहाँ बढ़ती है। M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल अवधि जमा परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? तो दूसरा एवं तीसरा की, मतलब M3 की और समस्त मौलिक संसाधन की। कॉब डगलस उत्पादन फलन Q बराबर X1 पर पावर अल्फा X2 पर पावर बीटा में पैमाने का प्रतिफल होता है, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। कहने मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 अगर रहा तो ये पैमाने का स्थिर प्रतिफल को बताएगा। अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो ये पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल बताएगा, और अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 होगा तो यह पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल बताएगा। तो सब स्थिति में अल्फा प्लस बीटा से हम लोग माप करते हैं, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है।
उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी का कार्य है, क्या है? तो इनमें सभी है, मतलब संसाधनों को इकट्ठा करना, उत्पादन प्रक्रिया व्यवस्थित करना और उत्पादन के खतरे को वहन करना। 27 है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है चूंकि। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर रहती नहीं, सीमांत प्रतिस्थापन दर ह्रासमान होती नहीं, सीमांत प्रतिस्थापन दर वर्धमान होती, तो इनमें से कोई नहीं। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में औसत आगम, सीमांत आगम एवं मूल्य के बीच संबंध है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी मतलब हो गया पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का चित्र है। ये जो लाइन है यही मूल्य है, यही औसत आय है, यही सीमांत आय है और यही मांग है, सब यही है। तो इसलिए ये जो चौथा ऑप्शन आपको है वह सही है, P बराबर AR बराबर MR। फिर औसत उत्पाद वक्र की आकृति होती है, तो औसत उत्पाद वक्र की आकृति क्या होती है? U आकार की होती है, तो अंग्रेजी के U की होती है। सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के उपभोग करने से क्या होगी? वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है। अल्पाधिकार बाजार में, अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है? तो बेचने वाले कुछ होते हैं और खरीदने वाले भी कुछ होते हैं, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका सही है। कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है क्योंकि वस्तु सस्ती हो जाती है। फिर कीमत कम होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। कम कीमत पर उपभोक्ता को मोल भाव नहीं करना पड़ता, तो यहाँ पहला और दूसरा जो ऑप्शन है, पहला और दूसरा ये सही है, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका सही है। राष्ट्रीय आय गणना में समीकरण मापने में है, मतलब ये समीकरण क्या मापने में है? तो ये है आपका आयात व्यय माइनस निर्यात राजस्व को फिर व्यापार घाटे को, ये दोनों हो जाएगा, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। यदि मांग वक्र QD बराबर 400 माइनस 2P है और पूर्ति वक्र इतना हो तो संतुलन मूल्य एवं मांग होगी। अब संतुलन मूल्य एवं मांग होगी, क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं संतुलन का फॉर्मूला होता है S बराबर D, मतलब पूर्ति बराबर जहाँ मांग होगा वहाँ संतुलन होगा, मूल्य का निर्धारण होगा। तो S मतलब पूर्ति कितना है मेरा? तो ये पूर्ति है मेरा 100 प्लस P, और मांग कितना है? ये है मेरा 400 माइनस 2P है। अब ये P है मेरा, अकेला P रहा, ये P को उठा के बराबर के इधर ले आएंगे, तो ये क्या है? माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और ये 400 इधर है, अब ये 100 को उठा के इधर आए तो माइनस हो जाएगा। अब P और 2P जुट के हो गया कितना? 3P, और 400 में 100 को घटा देंगे तो हो जाएगा 300। अब P का मान अगर हमको निकालना है तो 3 से क्या करेंगे? 300 को भागा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 100, तो 100 आ गया। तो P कितना आ गया? 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 है। फिर है हमको मात्रा भी निकालना है, तो जो P का मान है वो किसी में QD में या QS में हम लोग बैठा सकते हैं। तो मान लीजिए हम QS में ही बैठा के देख लेते हैं। 100 और P का मान निकला था मेरा 100, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया? 200, तो यहाँ है 200। तो इसलिए जो B ऑप्शन है या दूसरा ऑप्शन है 200 अनुपात 100 का, ये सही है। फिर है यदि वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 2000 रुपये है जबकि आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपये था, इस स्थिति में अपस्फीति है, तो कितना होगा? 1000 है और यहाँ 2000 बड़ा, मतलब 200%। फिर है सकल उत्पाद का निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर निर्भर करता है, इसे कहते हैं प्रभावी मांग का सिद्धांत। कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं? निजी आय। मांग के नियम का संबंध किससे है? तो मूल्य और मांग के बीच से। करेंसी नोट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता। और लास्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त क्या है? तो अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त यही है कि जहाँ पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है वही संतुलन होता है, मतलब AD बराबर AS। तो ये कौन है? समस्त मांग बराबर समस्त पूर्ति। 40 का पहला ऑप्शन सही है। तो बच्चों, मॉडल प्रश्न पत्र 3 जो बाजार गेज पेपर पर आधारित था, तीनों पार्ट से हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट पार्ट में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, सेकेंड पार्ट में दीर्घ उत्तरीय और थर्ड पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव खत्म कर लिए। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग नेक्स्ट विषय के वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।